अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त अदलिया सबसे ज़्यादा मौजूए बहस ज़रूर है और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप देख रहे हैं कि किस तरह से वकला बरादरी एक तरह से डिवाइड हुई हुई है, एहतजाज भी कर रही है और विद इन द जुडिशरी जो खतूत सामने आए या आज एक और नोट भी सामने आया है उससे यह वाज़ेह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से मज़ीद मसाइल हैं अदलिया में। अब ये किस तरह से मसाइल दूर हो सकते हैं ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज भी किया गया है, फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब अगर सियासत में देखा जाए तो तहरीके इंसाफ अभी भी वो पब्लिक स्पेस लिए बैठी है, जिस तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि पब्लिक में उन्हें आने नहीं दिया जाता, लेकिन मौज़ूए बहस तहरीके इंसाफ ही है। चाहे हुकूमत अपनी कितनी भी अवामी मंसूबों के हवाले से तशहीर कर ले या फिर तामीर व तरक्की का यौम भी मना ले, लेकिन इसके बावजूद यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन इमरान खान साहब को मौज़ूए बहस बनाए ये मामलात या ये निज़ाम शायद आगे चल नहीं रहा, और अगर चल भी रहा है तो भी इसमें ज़िक्र इमरान खान का ही है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब स्ट्रैटेजी है या हुकूमत की नाकाम स्ट्रैटेजी? ये एक ऐसा मौजू है जिस पे बहस की जा सकती है। दूसरी जानिब अगर तहरीक इंसाफ की सियासत को भी देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मौजूए बहस होने से वो कामयाब हैं। उन्होंने भी हर तरह की स्ट्रैटेजी अपना ली, यानी फाइनल कॉल से लेके लॉन्ग मार्च से लेके खतूत लिखने तक, मज़ाकरात की टेबल पर आने तक, और फिर उससे निकल जाने के बावजूद अब भी वो ये गिला करते हैं। ये समझ से बालातर हूँ मैं कि क्या ये सिविलियन बालादस्ती का अलम उठाए हुए हैं या फिर जिनसे सिविलियन बालादस्ती की डिमांड कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि हमें अपना टीम लीडर बना लो। ये तमाम मामलात ज़ाहिर है पस मंज़र में आप देखते हैं कि वो स्वाबी में एहतजाज भी हुआ, और इसके अलावा भी एहतजाजी सियासत इनकी जारी रहती है, अपोजिशन जमातों से मुलाकातें भी हो रही हैं। सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ हसन साहब, पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगी, इस इब्तिदा में जितनी मैंने बातें कही उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन स्वाबी का जो जलसा हुआ उसके हवाले से कहना चाहूँगी कि देखिए एक तरफ आप लोगों को शिकायत हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन जो कल स्वाबी जलसे में तुंदो तेज़ बयानात थे, और ख़ुसूसन आप अली अमीन गंडापुर को देख लीजिए, जुनेद अकबर को देख लीजिए या दीगर रहनुमाओं की जानिब से, उससे ये समझ में मतलब ये तो आप ही बता सकते हैं कि इट्स द हीट ऑफ द मोमेंट जिसमें इस किस्म के बयानात हो जाते हैं या इस किस्म के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात होती है, या फिर तहरीक इंसाफ की जो सियासत का महवर है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर वो ना हुआ तो वो जो पॉपुलैरिटी आप कहते हैं कि आपके साथ है, अवाम का समंदर है, वो फिर दूर हो जाएगा। थैंक यू नादिया, बहुत मेहरबानी आपकी। आपका बड़ा लंबा और बड़ा इंटरेस्टिंग इब्तिदाइया था, उस पर भी बात होनी चाहिए, आपने फरमाया खुद ही। अब ये डिपेंड करता है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सारी जो गुफ्तगू है वो उसी से एमिनेट करेगी। अगर हम जो खत के अभी जो दो फॉर्मल लेटर्स जो खान साहब ने लिखे हैं उसमें भी, और उसके अलावा और भी जो भी हमारी स्टेटमेंट्स पार्टी की तरफ से आती रही हैं, वो उसमें एक चीज़ हम डिमांड करते हैं। वो ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम अदारों को इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून के दायरे में रह के ऑपरेट करना चाहिए। अगर आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो फिर यस, हम डब हो जाएंगे एंटी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अगर आप इसको आइन और कानून की बहाली कहते हैं तो फिर ये उस जुमरे में देखा जाएगा। जहां तक हमारी पॉलिटिक्स का सवाल है, हमारी पॉलिटिक्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो है आइन और कानून की बहाली, इस मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली खत्म करने की मुहिम जो है वो है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसको मैं जाती तौर के ऊपर एंटी इस्टेब्लिशमेंट डब करूंगा। हाँ, तमाम वो इदारे, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा है, जो कि अब इस वक्त आपने बात की है 26वीं आईनी तरमीम की, तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट ने अपने से बाला जाके इनेक्ट की है, और इसकी चूंकि इंटरप्रिटेशन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, अदालत के पास है हमारे आइन के मुताबिक, तो वही इसको इंटरप्रेट करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26वीं तरमीम के बाद जो अदालत की शक्ल हो गई है, वहां से इंसाफ मिलना जो पहले भी मुश्किल था बिल्कुल मफकूद हो गया है। इसीलिए जो पिटिशन मूव हुई है
है अदालत में वो ये है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के बारे में फैसला नहीं हो जाता कि वो विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, उस वक्त तक आप जजेस की भर्ती जो है वो खत्म करें। तो ये तमाम मामला जो है ना आपस में बड़े जुड़े जाहिर है आप किसी चीज को भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। लेकिन रऊफ हसन साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि अगर आइन और कानून की बालादस्ती को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है तो चलें आप इसको फिर इस तरह से डब कर ले, नहीं, मैं ये कह रही हूं कि 2018 के बाद आप लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे, सेम पेज की बात होती थी। और माजरत के साथ उस वक्त जो आप लोगों की हुकूमत थी ठीक इसी तरह से चल रही थी जो आज की हुकूमत चलती है, सेम पेज होता है, जो कहा जाता है जो हाइब्रिड निजाम है वैसा ही था। या तो आप कहें कि आज से तहरीक इंसाफ ने या अब भुगतने के बाद ये समझ लिया है कि नो, सेम पेज कुछ नहीं होता, सब इदारों को दायरे कार में रहकर काम करना है, और अगर हम इक्तदार में आ भी गए तो भी हम यही कहेंगे। जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसके साथ एग्री करता हूं। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो अप्रोच है पॉलिटिक्स के बारे में वो ये है कि तमाम अदारों की इंटरफेरेंस जो है वो पॉलिटिक्स में खत्म होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा कानून कहता है। तो अगर हम जब भी इक़्तिदार में आए वो अपने मैंडेट, अवामी मैंडेट की बेसिस के ऊपर आएंगे और उसमें तमाम अदारों का एक रोल है प्ले करने का। हम तमाम अदारों के रोल की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनको कदर की निगाह से देखते हैं और अपने आईनी हदूद के अंदर रह के वो अदारे जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। यही तरीका होता है रियासत के आगे बढ़ने का। लेकिन आइन और कानून की हदूद से बाहर अगर कोई अदारा निकलने की कोशिश करेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस मुल्क में होता रहा है, तो उसको पीटीआई की हुकूमत एज एंड व्हेन इट कम्स इनटू पावर वो कबूल नहीं करेगी। नो एक्सेप्शंस, एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शंस। तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। ठीक है, तो रऊफ हसन साहब, फिर आपको नहीं लगता कि जिस सियासी स्पेस की आप बात कर रहे हैं और आइन और कानून में रहते हुए इदारे अपने दायरे में काम करें, उसके लिए यह जरूरी है कि जो सियासतदान हैं उन्हीं के साथ आप लोगों ने बैठना है। आप ओपन लेटर्स लिखते रहें, आप ऑनस्लॉट करते रहें, उससे फायदा नहीं होगा, या बैकडोर एंगेजमेंट की चाह भी रखें, तो फिर ये दो बातें हो जाएंगी, तजाद है फिर इसमें। देखिए नादिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत दफा पूछा भी गया है, लेकिन लेट्स डिस्कस इट इन अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज हम तारीख के जिस धाने के ऊपर खड़े हैं वहां जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसकी कोई रेलेवेंस, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हमने इनके साथ बातचीत का दरवाजा खोला, और वो एक बहुत बड़ी कंसेशन थी जो खान साहब ने दी, क्योंकि हमारी कंटेंशन 2024 के इलेक्शंस के बाद यही रही थी कि हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ, लेकिन हमने इनको कंसेशन दिया। इन्होंने बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा। इन्होंने कहा जी कि खान साहब के साथ मुलाकात करा देंगे, अनइनकम्बर्ड मुलाकात होगी जिसमें कि कोई कैमरे नहीं लगे होंगे, ताकि हर बात को वो कॉन्फिडेंस में डिस्कस कर सके। एक दिन नहीं हुई, दूसरा दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, 7वें दिन उन्होंने हैंड्स अप कर दिए, जी ये तो हम मुलाकात नहीं करवा सकते, ये हमारे बस में नहीं है। तो एक हुकूमत जो इतनी बेबस है उससे बातचीत करके आप क्या करेंगे? मसला ये है कि ये एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ये इनकी एक प्लेटफॉर्म इन्होंने ऑफर किया है। इनसे जो बात करनी है वो बात वहीं जानी है जिनके पास असल ताकत है। मैंने कल मेरा आर्टिकल भी आया है, उसमें भी आप देख लीजिए, मैंने यही जो नुक्ता है इसको बड़ी डिटेल में बयान किया है कि जी अगर इनके थ्रू उनके पास जाना है तो हमारी जो जद्दोजहद है वो ये है जी कि तमाम इदारे अपनी आईनी और कानूनी हदूद के अंदर चले जाएं। तो डायरेक्टली उनसे बात करके मेरा ख्याल है कि ज्यादा इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज हम करेंगे वो तमाम सियासी जमातों के बेनिफिट में है। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि फिर जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्हीं से गिला भी है कि वो इन्फ्रिंज करते हैं इन बाउंड्रीज को, राइट? और आज से नहीं करते आए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने देखा है। अब ऐसा लगता है कि ये मामलात जैसे कि सियासी जमातों ने खुद एक्सेप्ट भी कर लिए और अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेसेस छोड़ दी। आपको लगता है कि उनसे बात करके आप जी आपकी मैं एक छोटी सी बात करता हूं, अगर आप इजाजत दें मुझे। मैं कहता हूं इन तीनों जमातों से जो कि इस वक्त कोalition का हिस्सा है कि ये एक लूटा हुआ इलेक्शन जिसकी बेसिस के ऊपर ये हुकूमत में है, ये रिजाइन कर दे, इस हुकूमत में इलेक्शन अनाउंस करते हैं। हम इन तमाम के साथ मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो स्पेस इन्होंने ली हुई है, यूजर्व की हुई है, जो कि अवाम की स्पेस है, जो कि इनकी स्पेस नहीं है, उसके होते हुए इनसे बातचीत करना जो है कोई मीनिंगफुल गुफ्तगू जो है वो पॉसिबल नहीं है। रऊफ साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें अगर इस्तीफे दे देती हैं और फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विच मीन्स इमरान खान, इनके साथ बैठकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार है।
जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर के जो सियासतदान है वही अवामी मैंडेट जिसके हक में आता है, और वो कोई भी उनसे किसी ऐसे इदारे से जाके मदद नहीं मांगेगा जिसका कि एक आईनी हक नहीं है वो, या आईनी डोमेन में वो नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा नादिया, अगर आपने इस मुल्क को सही रास्ते पे डालना है तो सियासी जो रोल्स हैं, सियासी जो ओहदे हैं वो सियासतदानों के पास जाने चाहिए, और जो अवाम डिसाइड करे उसी के मुताबिक हुकूमतें बननी चाहिए, उसको लूटा नहीं जाना चाहिए। यकीनन वही पॉलिसी शिफ्ट हमें फिर नजर भी आया है तहरीक इंसाफ में। अब इसको यू टर्न कह लें या जैसे भी कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें और खुद इमरान खान का कहना कि उनसे मिला जाए और सियासी इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाने का कहा जाए, तो मैं क्या समझूं रऊफ हसन साहब, इस सियासी इत्तेफाक तो हो गया है, इत्तेहाद अभी बाकी है तमाम ऑपोजिशन जमातों का। हाउ अर्ली आर यू लुकिंग एट द इलेक्शंस, यानी आप लोग सब मिलकर क्या चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये टाइमलाइन जो है आप रीच कर जाए, क्योंकि माहौल अभी ऐसा है नहीं कहीं से भी अर्ली इंतखाबात का साजगार मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि हुकूमत कहती है कि वो मजबूत है और वो सही भी कहती है, वो मजबूत है, इस वक्त वो यौम तामीर और तरक्की भी मना रही है और सब चीज़ें उनके साथ हैं, यानी इदारे भी उनके साथ हैं, और ये तो खुद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, यक जान दो काले। जी, इत्तेहाद हो जाए तो इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि पहले इत्तेफाक हो। इत्तेफाक हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा है, इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे एंड वी होप एंड प्रे कि बहुत जल्दी इत्तेहाद भी हो जाए, जिसकी बेसिस के ऊपर ये हम आगे अपनी जो आईनी और कानूनी जद्दोजहद है इसको आगे लेके जा सके। आप लफ्ज़ मजबूत का इस्तेमाल कर रही हैं जी इस हुकूमत के बारे में, मैं आई बेग टू डिसएग्री विद दैट नादिया आपसे। देखिए, अगर इनका कोई इसमें कोई मजबूती होती, इनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी लेजिटिमेसी होती, तो ये वो सब कुछ ना करते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट डेज के ऊपर ये करते हैं, शाराएं बंद करना, नेट्स बंद कर देना, हर चीज़ बंद कर देना, वो ना करते। अगर अवामी ताकत के ऊपर भरोसा होता तो ये तमाम कुछ ना करते, वो तमाम फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल ना करे जो कि ये हुकूमत पिछले 2.5 सालों से कर रही है। हुकूमत तो पिछले 1 साल से कर रही है, उसके पहले भी जो हुकूमतें थी PDM 1 और फिर इंटरम गवर्नमेंट, वो सब कुछ यही हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। हमने अपने 3.5 साल दौर में कभी किसी अपोजिशन जमात का, आपने देखा होगा 4 मार्चेस हुए इस्लामाबाद के ऊपर, हमने वो मार्च करने वालों को खाने पहुंचाए, नाश्ते पहुंचाए, हमने उनका रास्ता नहीं रोका, ये हमारा कॉन्डक्ट रहा है। लेकिन अब क्या होता है, कंसिक्वेंटली मैं बिल्कुल अपनी आई विल बी विद इन माई राइट टू स्टेट कि ये हुकूमत अपने आप को मजबूत नहीं बल्कि बहुत कमजोर गिरदानती है, क्योंकि ये फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल करके हमारा जेन्युइन राइट टू प्रोटेस्ट जो है उसको सलब करती है। ओके, तो रऊफ हसन साहब फिर इंतखाबात की तरफ आते हैं ना, आप क्या समझते हैं, आप और दीगर सियासी जमातें क्या समझती हैं ऑपोजिशन की कि 2025 में इंतखाबात होने चाहिए या 2 साल के बाद होने चाहिए, 1.5 साल बाद होने चाहिए? यकीनन आप इस पर कुछ तो आपके जहन में होगा और डिस्कस भी हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि जो प्रेशर्स जो है इस हुकूमत के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं, इंटरनल प्रेशर्स भी हैं और एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगी। सो फॉर एज वी आर कंसर्न्ड, हम चाहते हैं कि 2025 में, ये आखिर में नहीं बल्कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाएं, और अगर ये प्रेशर्स इसी तरीके से बिल्ड होते रहे तो मेरा ख्याल है कि अनकरीब जो इंतखाबात हैं उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं फील करता हूँ कि 2025 जो है एक इवेंटफुल ईयर होगा, और इसमें शायद जो मुल्क की हालात है वो बेहतरी की तरफ माइल हों। ओके, तो जब आप ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं, तो सर बताइएगा ना कि तो कौन से इंटरनल प्रेशर्स इनके ऊपर बिल्ड हो रहे हैं? मेरी नज़दीक तो सब कुछ इनके हक में ही है और इनके रास्ते हमवार हैं। देखिए, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि इकोनॉमिकली कैप्टिव हो, जो कि हम हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एड की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। हम अपनी रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम IMF का लोन इस वक्त पैकेज चल रहा है, तो ये हम थोड़ा सा एक स्लाइटली स्टेबलाइज जो है वो होने की एक इंप्रेशन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। लेकिन बहुत से इनके पास चैलेंजेस है। IMF इटसेल्फ इज अ चैलेंज, ह्यूज चैलेंज, यू नो। ये जो GSP प्लस का चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन्होंने इसको री कर रहे हैं पाकिस्तान की जो कॉन्डक्ट है ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज 26 कॉवेनेंट्स हैं जो कि आपको सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं, और उनकी जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने उन कॉवेनेंट्स की खिलाफवर्जी की हुई है। इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ा मसला है FATF का है। ये फॉरेन फ्रंट्स के ऊपर ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इनको कंटिन्यू करना है, इनके बगैर जो है पाकिस्तान क्रम्बल कर जाएगा। और इंटरनल फ्रंट के ऊपर अवाम की रिसेंटमेंट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, अवाम की जो सपोर्ट है खान साहब के लिए वो बढ़ती जा रही है।
और पीटीआई मौजूद है, पीटीआई को ये खत्म नहीं कर सके। फिर इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आई हैं इस वक्त इंटरनेशनल फोरा से, वो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हो, वो यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट हो, वो ईयू की रिपोर्ट हो, वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट हो, उसको आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं। अच्छा, वो इंटरनेशनल बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर्स मौजूद हैं। ओके। और कंडीशन जो है मुल्क की, उसको मिलाने के बाद मैं फील करता हूं कि ये हुकूमत जो है ये टॉटर कर रही है, ये स्टेबल नहीं है। ये फ्रंट पेज के ऊपर, अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर इश्तहार देना, सेल्फ प्रमोशन इश्तहार देना, ये हुकूमत के स्टेबल होने की या सॉलिड होने की निशानदेही नहीं करते, ये हुकूमत के कमजोर होने की निशानदेही करते हैं, जो इनको अखबारात के फ्रंट पेज खरीदने पड़े हैं। अच्छा, तो रऊफ साहब देखिए, जहां से मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और जबरदस्त किस्म की एक हुकूमत के साथ एक टसल रही, वो 8 फरवरी के इंतखाबात रहे, और सब बातें आप लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कहीं, जबकि उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने में इमरान खान साहब का हाथ था। अब ये जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बाज़गश्त है, उसमें क्या सोच रखा है आपकी जमात ने? देखिए, हमने कहा है कि नए इंतखाबात होने चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होने चाहिए इंतखाबात, और एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के तहत होने चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, नॉन पार्टिजान हो। एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर के अंदर इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, नॉन पार्टिजान हो। अनफॉर्चुनेटली ये पास्ट में नहीं होता रहा। आपने सही कहा, इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को नॉमिनेट करने में हमारी हुकूमत का एक रोल था, लेकिन किसी के माथे के ऊपर तो नहीं लिखा होता कि उसके अंदर क्या किरदार है। वो किरदार तो बाद में, उसका जो कॉन्डक्ट होता है उसके बाद सामने आता है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाने जाएंगे। अब हमने, हमारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने खत लिखा है कि एक तरीका है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट करने का, और उन्होंने कहा जी कि मीटिंग फौरन बुलाई जाए लीडर ऑफ द हाउस है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान, ताकि हम अपने जो नॉमिनेशन है वो दें, आप अपने दें, और उसके बाद उसको आप लेके जाए पार्लियामेंट में और अप्रूव करवाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अच्छा। क्योंकि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि हुकूमत जो है वो इंसिस्ट करेगी कि इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, और उन्होंने वो उसके लिए लॉ जो है वो भी बदल दिया है, आप जानती हैं। अच्छा, तो फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नॉमिनेशंस के लिए जो आप लोगों ने कोशिश करनी है, उस पर डिलिब्रेशंस आप लोगों की हो चुकी है या अभी होना बाकी है पार्टी के? वो तो उस तरफ नहीं, वो तो हुकूमत उस तरफ आ ही नहीं रही ना, बिकॉज जैसा मैंने अर्ज किया है कि वो तो उनकी इंसिस्टेंस है। कुछ नाम आप लोगों की भी तो आपकी पार्टी की हद तक भी डिस्कस हुए होंगे ना, कि ये 3-4 नाम हैं जो हम प्रपोज करना चाहेंगे हुकूमत को। वो इंटरनल फोरम के ऊपर बात हुई है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो अदलिया में ट्रांसफर पोस्टिंग जज साहिबान की हुई, उस पर खतूत भी सामने आए, और आज हमने एक नोट भी सामने आया है जो कि आईनी बेंच की एक मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से लिखा गया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन हमारे साथ हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एतजाज साहब, 26वीं आईनी तरमीम और इसके बाद के जो अब हालात नजर आ रहे हैं कि एक तरफ वकला बरादरी कहती है कि वो यहाँ से, जिसमें मुनीर मलिक और उस वक्त के आपके साथी मौजूद हैं जिन्होंने लॉयर्स मूवमेंट में हिस्सा लिया था, वो काफिले लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, तो दूसरी जानिब वो वकला हजरात हैं जो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल दुरुस्त है। आप क्या देख रहे हैं, किसी किस्म का अदलिया में और इससे जनरेटेड कुछ बहरान आने को है? आईनी बहरान इस तरह है कि उनको एक लिहाज से आ चुका है कि एलीट कैप्चर ऑफ द जुडिशरी हो गई है। एलीट कैप्चर ये होता है कि किसी इदारे पे किसी दूसरे इदारे या कुछ शख्सियात का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा पॉलिटिकल पार्टी है, वो कैप्चर कर दे, वो कम्प्लीटली उसको सब्ड्यू कर दे। अब अगर नून लीग के लगाए हुए जजेस बगैर ये तमाम के कि क्या वो दुरुस्त लगाए गए हैं या नहीं, वो खुद ही अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं और लीगलाइज कर देते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन नॉट पिक योर सेल्फ अप फ्रॉम योर विद योर थ्रू योर बूट स्ट्रिंग।
अब आपने जो तस्वीरें अपने जूते के लगाए हुए हैं उनसे खींच कर आप अपने आप को ऊपर नहीं उछाल सकते। जो है योर फीट हैव टू रिमेन ऑन द ग्राउंड। आप अपने ही कदमों से अपने आप को उठा नहीं सकते हवा में और 1 इंच भी। तो ये है, ये अपने कदमों से खुद ही अपने आप को लीगलाइज किए बैठे। ये तो फुल कोर्ट हो और फुल कोर्ट ऐसा हो जिसमें बेनिफिशियरी कोई ना बैठा हो। जो जजेस अपॉइंट हो गए अगर वो फुल कोर्ट में बैठेंगे तो वो तो सारे उससे खुलकर होंगे, खुद वो चाहेंगे कि एक किस्म का फैसला हो और वो फैसला हो कि सब कुछ जायज हुआ है, सही हुआ है। जबकि इस किस्म का कोई मतलब बात बनती नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पर डोगर साहब को आप लाहौर के 15वां नंबर जज से उठा के और दूसरे नंबर जज पे इस्लामाबाद में लगा दें और उसमें दूसरे नंबर जज पे लगा के उनको फिर चीफ जस्टिस बना दें, एक नई सीनियरिटी लिस्ट खुद ही बना दी। तो ये तो नहीं हो सकता। तो जब तक वो हलफ नहीं लेते इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, उन्होंने तो लाहौर हाईकोर्ट का हलफ दिया है तो बतौर लाहौर हाईकोर्ट के जज मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, इससे इख्तिलाफ करूंगा। और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तौर जज के तौर पर ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। जब तक वो हलफ नहीं लेते वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज नहीं बन सकता। और अगर हलफ ले लेता है तो जूनियर मोस्ट चले जाते। हलफ लेना लाजमी है क्योंकि हलफ उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के हैसियत से नहीं लिया। वो वादे और वो कस्में नहीं उठाई जो उनके लिए जरूरी है। वो इनको बाद में कोई इतना इतिहास नहीं भी होती वोट के बारे में और एक रस्म और एक बड़ी आपने जो कहा ना कि अदलिया अब एक एलीट कैप्चर में चली गई है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए इस वक्त जज साहिबान की जानिब से खत लिखा जा रहा है। बाज लोग ये कहते हैं कि ये खत लिखने का रिवाज गलत है क्योंकि जज साहिबान ने तरमीम अच्छी है बुरी है जैसी भी है आइन के ऊपर अमल दरामद करना है और इस वक्त 26th अमेंडमेंट हो चुकी है। आप आइन पे अमल दरामद करें और ये नहीं किया जा सकता कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता जिसे चैलेंज किया गया है, जब तक आप मामलात को रोक के रखें। इस पर आप क्या कहेंगे? ये वो मामला है कि चिकन और दी एग का एक लॉजिक में और उसमें एक बहस रहती है और हजारों साल से बहस है कि अंडा पहले आया जिसमें से मुर्गी निकली या मुर्गी पहले आई जिसने अंडा दिया। ये तारीखी और एक तसलसल में कौन सा पहले आया कौन सा बाद। यहाँ जो इशू उठाया गया है उन पिटिशन में और खतूत में वो ये है कि आप पहले ये फैसला करें जो 26वीं आईनी तरमीम के फिर पहले था, क्या वो 26वीं आईनी तरमीम ला भी सकता था, वो मुर्गी दे भी सकता था कि नहीं दे सकता। और ये हतमी तौर पे वन और दी अदर का करना पड़ेगा और उसके बाद फैसला होगा कि क्या ये जायज है आईनी है कि नहीं है। आपने 19वीं तरमीम और 21वीं तरमीम 23वीं तरमीम में तरामीम को भी देखा है कि वो जायज है कि नहीं है अदालत में, उनकी क्या बुनियाद है। वो एक तरफ से ये कहा जाता है, दूसरी तरफ से एलीट कैप्चर के खुशियां मनाई जा रही हैं। अब एलीट कैप्चर पे तो मैं समझता हूँ बहुत खराबी है। इसमें तो नून लीग के जजेस जो है वो अगर 15-20 साल एक एक जज में रहना है तो वो तो उन्होंने अपने वो कर लिए बंदे बिग इन करा दिए। और ये मुझे ये लगता है बदकिस्मती से कि जब कोई एलीट कैप्चर हो पास इदारों की जानिब से, जब कोई सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी पे ये शुआ हो, ये एहसास किया जाए कि ये एलीट कैप्चर कर गए हैं, तो फिर कुछ
गैर आईनी गैर दस्तूरी इक़दामात हो जाते हैं, और ये हम पता नहीं इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसे गैर आईनी इक़दामात। ओके, यानी गैर दस्तूरी और गैर आईनी इक़दामात भी हो सकते हैं। तो आप आखिर में ये बताइएगा एतजाज़ हसन साहब, जिस तरह से लॉयर्स मूवमेंट हुई थी और उस वक्त तमाम तर वकला यूनाइट हो गए थे, अब ऐसा कुछ आप देख रहे हैं या सब इतने तितर बितर हो चुके हैं कि ये अब अदलिया की बहाली, अगर आप इसे समझते हो कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि आइन का जो बेसिक ढांचा है उसको हिला दिया गया है और अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है, जबकि दूसरी साइड ये कहती है कि बिल्कुल अदलिया की आज़ादी को कुछ नहीं हुआ है। पहले कौन सा चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो मेरिट के ऊपर जजेस की तैनाती किया करते थे, उस वक्त भी नेपोटिज्म होता था। डू यू सी अ मूवमेंट, डू यू सी एनी यूनिटी, या आप समझते हैं कि बस ये इसी तरह से शोर शराबा रहेगा? जो कॉर्नेलियन जजेस के साथ, और मैं ये कहता हूँ कि जज भी बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, दो ग्रोहों में बन चुके हैं। एक वो है जो मुनीर, चीफ जस्टिस मुनीर के पैरोकार हैं, तो इस पे बिल्कुल सरेंडर कर दिया था एग्जेक्टिव के आगे। एग्जेक्टिव के आगे बिल्कुल सर्वसुजूद हो गया था, सारा ये अदालत को कर दिया था। तमीजुद्दीन केस में, गवर्नर जनरल रेफरेंस में 1956 में, फिर 200 केस में जब मार्शल लॉ को वैलिड करार दे दिया था, उसमें तो उन्होंने कह दिया था सक्सेसफुल coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि उस तरह की कोई रूलिंग कोई आए, लेकिन हमारे जजेस भी अब पहचाने जा सकते हैं कि कौन कॉर्नेलियस के पैरोकार हैं, जिससे जो इख्तलाफ करता था माइनॉरिटी में भी रह के, और जो जिससे 200 केस में भी कहा कि राइट्स जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो बरकरार रहेंगे, किसी भी सूरत में उनको खत्म किया जा सकता। सही। तो वो माइनॉरिटी जजमेंट थी। अब माइनॉरिटी में फिर कॉर्नेलियस के पैरोकार आ रहे हैं, और मेजॉरिटी मुझे लगता है वो कहलाएगी और उसकी शनाख्त हो सकेगी एज द फॉलोअर ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ऑफ तमीजुद्दीन केस एंड 200 केस एंड। सही, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने वक्त दिया। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे जाहिर है कि ये तमाम तर मामला जो इस वक्त अदलिया के हैं या सियासी मंजरनामे पे हैं, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, या ख्वाब का ही क्यों ना हो। इस पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ होंगी सीनियर तज्जिया निगार राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है जिसमें अदलिया के हवाले से भी जो बातें हो रही हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार मुनीज़े जहांगीर साहिबा हैं। थैंक यू सो मच मुनीज़े फॉर जॉइनिंग अस। मुनीज़े, पहले सियासत पे बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो सियासी मंजरनामे पर इस वक्त तहरीके इंसाफ ने एक तरह से पॉलिसी शिफ्ट लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके वो शदीद मुखालिफ थे, उनसे कहा इमरान खान ने कि जाएं और जाकर उनसे मुलाकात करें, फिर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया गया, और अब एक इत्तेफाक तो ज़रूर हुआ है, इत्तेहाद नहीं हुआ है, लेकिन आप समझती हैं कि ये अपोजिशन जमातें जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि हालात तो ऐसे दिखते नहीं हैं, लगता है कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल ही है, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त स्नैप इलेक्शंस की जो है माहौल बन रहा है। मगर नादिया, ये भी देखिएगा कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ये भी एक फीलिंग आई है कि जी जो सिचुएशन है वो शायद आगे जाके सस्टेनेबल ना हो। तो पाकिस्तान के अंदर वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। तो हमने देखा है माजी में भी कि जब सियासी पेचीदगियां आई हैं तो पाकिस्तान के अंदर या जल्द इलेक्शंस हो गए हैं या वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया गया है। सो इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे या वक्त से पहले हो जाएंगे। मगर ये ज़रूर है कि इस वक्त फ़िलहाल कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि जल्द इलेक्शंस हो जाएं। ओके, अब गवर्नमेंट के ऊपर किसी किस्म का आपको प्रेशर लगता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कहती है इनके ऊपर बड़े इंटरनल प्रेशर्स भी हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, लिहाजा ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे और 2-3 माह बड़े अहम है जिसके बाद हम बहुत कुछ तब्दील होता देखेंगे।
देखिए, इस वक्त अगर गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर है तो मैं समझती हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है जो हर हुकूमत के ऊपर होता है। जहां तक ऑपोजिशन की बात है तो वो तो आप देख लें कि जो ऑपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है वो सलाखों के पीछे है, और जो ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर है, अगर आप कभी, हम तो पार्लियामेंट कवर करते हैं, वहां पे कभी कोरम ही पूरा नहीं होता। तो जो एक मीनिंगफुल ऑपोजिशन दे सकती थी, ऑपोजिशन होके, पीटीआई ऑपोजिशन में आके, चाहे वो सेनेट के अंदर हो चाहे वो कौमी असेंबली में, वो नहीं दे पाई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ पीका तरमीमी बिल के ऊपर। पीका तरमीमी बिल जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के अंदर गया तो उनका जो चेयरपर्सन है फैसल सलीम, वो पीटीआई से मुंसलिक हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर वहां पे उन्होंने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वहां पे उन्होंने उसके ऊपर डिबेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इस पे हामी भरी कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लिहाजा पीका तरमीमी बिल आना चाहिए। बाहर जाके सेनेट के अंदर वो जो मर्जी शिबली फराज साहब तकरीरें करें, मगर जब वक्त आया कि वो कोई डिफरेंस कर सकते थे या इस तरमीमी बिल को रोक सकते थे या कम से कम इसके ऊपर बहस कर सकते थे, इसको स्टॉल कर सकते थे कमेटी के स्टेज के ऊपर, वो नहीं कर सके। तो जो मीनिंगफुल ऑपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर बिल्स के ऊपर हो गई, जहाँ पे पीटीआई अलग कहती है हम इस बिल के खिलाफ हैं, तो कमिटीज के अंदर तो वो हुकूमत के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जी पीटीआई का एक्चुअल स्टांस क्या है। हमने जहां तक देखा है वो यही देखा है कि इमरान खान साहब का ये स्ट्रैटेजी रही है कि सड़कों के जरिए या प्रोटेस्ट के जरिए जो है मामला हल हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को नरम किया जा सकता है, अपनी तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है, मगर पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके क्या ये सब कुछ किया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि पीटीआई ने पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल किया हो, कमिटीज को भी इस्तेमाल किया हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आफ्टर ऑल बहुत बड़ी कमेटी है, उसके अंदर करप्शन की जो बात पीटीआई करती है वो वहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस ला सकती है, मगर उस पर भी हमने देखा कि हाल ही में उन्होंने अपने चेयरपर्सन को अपॉइंट किया। तो जो जिस तरीके से मीनिंगफुल ऑपोजिशन होती है पार्लियामेंट के जरिए, वो हमने नहीं देखी पीटीआई की तरफ। ओके, वो आपने नहीं देखी है। मुनीज़ा, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर। अब आते हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। आपको लगता है कि इसके बाद जो निज़ाम का कंट्रोल है वो फुल दे दिया गया है, और इसका जो मेन मकसद है, जो तासुर दिया जा रहा है, और जो खुसूसन इसके ख़िलाफ़ चाहे वो वकला बरादरी हो या फिर सियासी जमातें हों, वो ये कहती हैं इट इज़ टू माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसीलिए ये पूरा कंट्रोल बनाया गया है? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इट इज़ टू टेक अ कंट्रोल ओवर द जुडिशरी, और जो जुडिशल डिसीजंस आ रहे हैं उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव जो है वो हावी होना चाह रही है, मगर इसके अंदर दो राय पाई जाती है। अगर आप वकला तहरीक को देखें तो बहुत पहले से वकला तहरीक की ये डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। अब उसके नतीजे में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना, क्या वो मसाइल का हल ढूंढ पाए? तो द आंसर अब तक इज नो। इसलिए चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर अब हम जो केसेस कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे अब ये बहस शुरू हो गई है कि जी जुरिस्डिक्शन किसकी होनी चाहिए, और इसलिए जो एक केसेस का बैकलॉग है वो मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अभी यही फैसला नहीं होता कि जी ये केस जो है ये रेगुलर बेंच के सामने जाना है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाना है। इसका एक वाज़े मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जो बैरिस्टर सलाउद्दीन का केस है जिसको रेगुलर बेंचेस सुन रहे थे, और फिर ये बात की गई कि नहीं जी इसको आईनी बेंच सुनेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। दूसरा जो हमने ट्रांसफर ऑफ जजेस देखा है, देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि इस्लामाबाद के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो कहते हैं ना जी गुलदस्ता होना चाहिए, और वो गुलदस्ता सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सूबे से लोग आ जाएं। सही। तो वो गुलदस्ता तो वाकई में होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर जो ट्रांसफर जजेस और जिस तरीके से ट्रांसफर ऑफ जजेस हुई और जूनियर जजेस को आप लेके आ गए इनटू द हाई कोर्ट, और फिर आपने ये भी नहीं बताया कि ये जो ट्रांसफर है क्या ये वक्ती तौर पे है या कि इसको वापस लिया जा सकता है। अगर वापस लिया जा सकता है तो फिर उनके सर के ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी और वो जजमेंट्स देखते रहेंगे कि जी हम हौले हौले जजमेंट्स दें, किसी को नाराज ना करें, नहीं तो हमें वापस बुला लिया जाएगा। सो दीज आर वेरी बिग क्वेश्चंस। और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है या इंडिपेंडेंस ऑफ
of the judges, it hangs on this issue. तो इसके ऊपर जो ज्यादातर वकील हैं वो ये कहते हैं कि जी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इनको बाईपास इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि दैट इज द लीस्ट ओपन टू मैनिपुलेशन। मगर ये भी दुरुस्त है कि माजी के अंदर जो जजेस की तैनाती होती रही वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। उसके अंदर ज्यादातर हमने जजेस का या चीफ जस्टिस का अमल दखल देखा और वहां पे वन मैन शो चलता रहा। सही। उसके खिलाफ वकील रहे। मगर अब इसको डेमोक्रेटाइज सही मायने में किया गया है कि नहीं, उसके ऊपर वकीलों की दो राय है और एक बड़ी कंसर्न है कि इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का जो है जब कंट्रोल होगा तो फिर रूल ऑफ लॉ को नहीं देखा जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि हम फैसले उस किस्म के करें जो एग्जीक्यूटिव पसंद आए। तो अभी ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इसका मतलब कि अदलिया के हवाले से ये डिवीजन भी रहेगी और ये एक जो कैफियत इस वक्त बहुत ज्यादा टकराव की नजर आती है और आपस में ही वो भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल। कल आपने देखा कि वुकला के एक धड़े ने कॉल दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि हम एहतजाज करेंगे ये जो ट्रांसफर हुआ है जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, तो कल उनका एहतजाज जो है वो वहां पे होगा। और फिर आपने देखा कि कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस ने खत भी लिखा है और कहा है कि जब तक आप 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट पे नहीं सुन लेते तो तब तक आप जो दूसरे मामलात हैं जिस तरह तैनातियां हो गई जजेस की, उसको अभी आप फिलहाल मत देखें। तो ये एक डिवीजन जो है ये सिर्फ वकीलों के अंदर नहीं है, ये डिवीजन एक्चुअली शुरू होती है जजेस के दरमियान और जब जजेस के दरमियान वो डिवीजन शुरू होती है तो वो फिर आगे जाके तकसीम होती है लॉयर्स के अंदर। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है जुडिशियल लैंडस्केप के ऊपर। जो दो सोच पाई जाती थी, मैं ये नहीं कह सकती कि अब पाई जाती है, मगर जो पाई जाती थी वो दिखाई देती थी सियासी जमातों के अंदर, वो दिखाई देती थी मीडिया के अंदर, अब वो दिखाई दे रही है जजेस के अंदर। तो ये जो बाइफिकेशन है ये आप देख रहे हैं बिकॉज एट वन पॉइंट देयर वाज द फैज ग्रुप वर्सेस द चीफ ऑफ आर्मी ग्रुप। तो ये धड़ाबंदियां जो है मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई हैं। हम अभी भी इसके कुछ असरात अभी देख रहे हैं। देखिए अब वो जो ओपन लेटर्स लिखते हैं इमरान खान, वो तो बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं, वो किसी और खलीज का जिक्र करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड यू नो आप देख रही है कि ये हर जगह ट्रांसलेट होती चली गई। वो आज भी कहते हैं अगर इस खलीज को कोई दूर कर सकता है तो वो खुद इमरान खान है। देखिए यस आप दुरुस्त कह रही हैं, मगर देखिए इट्स बियॉन्ड इमरान खान। पहले उन्होंने इमरान खान साहब को वो लेके आए, फिर उन्होंने फैसला किया कि जी नहीं हमने इमरान खान साहब को नहीं लाना। फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत के खिलाफ है। तो ये जो एक चेंज ऑफ माइंड होती है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी ठोस उसको एक्सप्लेन किए बगैर, कोई नैरेटिव बिल्ड किए बगैर, वो हजम नहीं होती। तो आपने इतने साल उसको बनाया, कितने साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा था और फिर आपने यकदम यू टर्न ले लिया और उसके नतीजे के अंदर फिर हम डिविजन्स देख रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासी मामलात अगर सियासतदान ही देखें तो बेहतर होता है, और जब ये कभी और अदारे उसके अंदर मुदाखलत करते हैं तो जो अफरा तफरी हम देख रहे हैं ना सिर्फ सियासत के अंदर बल्कि जुडिशरी के अंदर और लीगल कम्युनिटी के अंदर, वो इसी वजह से है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़े फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।